Good morning students. Today we will discuss about Bohr's atomic model. अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम कर चुके हैं जिसकी कि कुछ लिमिटेशंस थे दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सेकंड था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स एंड इट आल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये जो कुछ लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल की, उसे नील बोहर साइंटिस्ट ने 1913 में जो है अपना उस शॉर्टकमिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया दैट इज़ नोन एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड दैट वाज बेस्ड अपॉन योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है, जो बोहर था उसने इलेक्ट्रॉन को एज पार्टिकल ही अभी कंसिडर किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. अब फर्स्ट हमें पता है कि जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जैसे ये जो है ये सेंटर है और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब बोहर ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में करते हैं. उन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं या हम उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस है तो ये फिक्स्ड आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. तो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. फर्स्ट ऑर्बिट इज़ आल्सो कॉल्ड के. ठीक है, इसी तरह आपका सेकंड ऑर्बिट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा. सेकंड को आप एल कहेंगे, थर्ड को आप एम कहेंगे, फोर्थ को आप एन कहेंगे. तो ये आपके एनर्जी लेवल्स है जिनको आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा, और यू कैन से देम एज के, एल, एम, एन, ओ, पी एक्सेट्रा. ठीक है, तो दीज ऑर्बिट्स है फिक्स्ड एनर्जी. इनकी जो एनर्जी वैल्यू है हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है. इसी वजह से हम इसको स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी कहते हैं. अब स्टेशनरी वर्ड को आपने कंफ्यूज नहीं करना. स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि आपके इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है. इसका क्या मीनिंग है स्टेशनरी का, कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट दैट इज फिक्स्ड एंड इट डजंट चेंज विद टाइम. क्लियर? तो दिस इज फर्स्ट जो पोस्टुलेट है ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. सेकंड, अब जो एनर्जी है इन ऑर्बिट्स की और यू कैन से इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की या स्टेशनरी स्टेट्स की, दैट इज़ गिवन बाय बोहर फार्मूला. और ये बोहर फार्मूला क्या कहता है, ये बोहर फार्मूला है ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर एम जेड स्क्वेयर E4 बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर. अब यहाँ आपको पता है 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, z इज़ एटॉमिक नंबर जो कि हाइड्रोजन के केस में आपका 1 होता है. तो 1 स्क्वेयर जो है ये 1 ही हो जाएगा. तो कई बार आपको एक्सप्रेशन में ये जो z स्क्वेयर है ये आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, देन E इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आई थिंक मैंने बता दिया आपको. n इज़ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है ये, और h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो n आपकी वैल्यू है कि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट में है तो 2 हो जाएगी एंड सो ऑन. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू. कब उसकी फिक्स वैल्यू है, जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी. फिक्स वैल्यू का मतलब एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी. ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी वो एक्वायर कर ले. ठीक है, और वो एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू -1312 बाई एन स्क्वेयर किलो जूल पर मोल, वेयर n आपका वही 1, 2, 3
1 if it is present in first orbit, 2 if it is present in second orbit and so on. क्लियर? तो ये आपकी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल. ठीक है, तो एनर्जी जो है वो आपके इन लेवल्स की इंक्रीज़ होती जाएगी जब आप फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट की एनर्जी आपकी सबसे कम होगी, सेकंड की एनर्जी आपकी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी और फोर्थ की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी. क्योंकि फर्स्ट के केस में तो ये 1 स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर का मतलब आपकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो -1312 ही रही, और सेकंड के केस में -1312 बाय 2 स्क्वायर करेंगे तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आपकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में है, तो माइनस में 1312 आपका छोटा रहेगा, और जो ये वैल्यू आएगी 4 से डिवाइड करके 4 समथिंग 3 समथिंग आएगी आपकी, तो वो आपकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. तो यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम रहेगी, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा. ठीक है, अब क्या होता है, जब तक जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, अभी हमने पढ़ा उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है. ठीक, तो जो एनर्जी है वो एमिट और एब्जॉर्ब तभी कर सकता है जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करे फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर. अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा, और उन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, वेयर E2 इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी स्टेट और E1 is in lower energy state. तो क्या होता है देखिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ये देखिए ये जो फर्स्ट केस है इसमें मैंने यही दिखाया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जंप कर रहा है. मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करती हूँ. तो देखिए ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है. तो जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, और ये रिवर्स केस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है और ये लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है. जब ये लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो दैट विल एमिट एनर्जी. ठीक है, तो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो यही 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. क्लियर? तो ये तो थी बात एनर्जी की. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इसका, नेक्स्ट अब रेडियस की बात करें. अब जो रेडियाई है इन स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का जिसमें ये प्रेजेंट हैं, दैट इज गिवन बाय फार्मूला Rn इक्वल टू A0n स्क्वेयर, वेयर A0 इज़ 52.9 पिकोमीटर. ये आपका क्या है, रेडियस है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपका प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ कॉल्ड बोहर रेडियस. इसको हम बोहर रेडियस भी कहते हैं. तो ये बात तो हुई हमारी हाइड्रोजन की. और फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स आपके कौन से होंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है हीलियम प्लस. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया. लिथियम 2+, इसके अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, बट अगर इनके हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम 2+ का एटॉमिक नंबर 2 है, और जबकि लिथियम 2+ का एटॉमिक नंबर 3 है. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है उस केस में ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा Rn इज इक्वल टू A0n स्क्वेयर बाय Z, वेयर Z इज
एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि अगर हम हीलियम प्लस की बात करें तो 2 आ जाएगा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 आ जाएगा, अगर हम लिथियम 2 प्लस की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। देन है एंगुलर मोमेंटम से पहले मैं एक बार वेलोसिटी की बात करूँगी, ये पॉइंट यहाँ ऐड नहीं हो पाया। अब जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्बिट्स के अंदर, वो वेलोसिटी भी फिक्स होती है, एंड दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय फार्मूला Vn इज इक्वल टू V0 इंटू Z/n। ठीक है, तो Vn तो क्या है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, जिस भी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। V0 क्या है, V0 जब वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, और इस V0 की वैल्यू फिक्स होती है, इस V0 की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमने Vn निकालना है, सपोज करो सेकंड ऑर्बिट के अंदर निकालना है, तो V2 आपका हो जाएगा, V0 ये आपकी वैल्यू पुट करेंगे। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट हो जाएगा, देन उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, सेकंड की निकाल रहे हैं, थर्ड की निकाल रहे हैं 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस फार्मूला से आप जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। देन नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है बोहर का पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। वो भी आपका फिक्स है, उसकी भी फिक्स वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू है, एंड दैट डेफिनेट वैल्यू क्या है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, mvr इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये थे आपके बोहर पोस्टुलेट्स आपके एटॉमिक मॉडल के। अब क्या एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, यूज़फुलनेस क्या है इस बोहर्स मॉडल की। अब आपकी रदरफोर्ड मॉडल की मेन लिमिटेशन थी कि वो एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, इट कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कैसे अब इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। अब बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक वो उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब एनर्जी लूज कब करेगा वो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कब एनर्जी एमिट करेगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। और अगर कोई लोअर एनर्जी लेवल अवेलेबल ही नहीं है तो वो अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट कैन नॉट जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, क्योंकि देयर इज़ नो ऑर्बिट लेस देन 1 से कम तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में आ नहीं सकता। तो इसका मतलब कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होगी तो इट मीन्स एटम जो है आपका स्टेबल है, इट विल नॉट कलेप्स, जैसा कि हमारा रदरफोर्ड मॉडल में हो गया था। तो इसीलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि एटम इज़ स्टेबल, राइट। देन सेकंड है, इट कैन एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। इनके लाइन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाता है। अगेन ये भी इसी बात पे है कि जब भी आप किसी भी गैस को, जैसे हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, हाई टेम्परेचर पास करते हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप कर जाएंगे। अब आपको पता है एक्साइटेड स्टेट तो अनस्टेबल होती है, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दैट विल रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एक जंप में भी कर सकते हैं और मोर देन 1 जंप में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक्साइट होके वो 4th में चला गया आपका, तो 4th से आपका 1st पे एक ही स्टेप में भी आ सकता है, या हो सकता है वो 4th से पहले आपका 3rd में आए, फिर 3rd के बाद 1st में आए।
तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट इन वन और मोर जंप, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस प्रोबेबिलिटीज, अब प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो गई तो इसी वजह से आपकी वेरियस लाइंस अपीयर इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जो ये एमिट हो रही हैं, जो वेरियस फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लैंक्स फार्मूला। वो क्या है, हो जाएगा आपका E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ से आप न्यू कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई एच, और वेयर न्यू हमें पता है न्यू क्या है, C बाई लेमडा होता है। तो अगर हम यहाँ से लेमडा निकालना चाह रहे हैं, वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू, ये लेमडा इधर आ गया, एच सी इधर हो गया, बाय E2 माइनस E1, ठीक है। तो आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई एच और लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई E2 माइनस E1, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और जो वेवलेंथ है वो भी निकाल सकते हैं ऑफ द फोटोन एमिटेड, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पर्टिकुलर लाइन आ रही है उस स्पेक्ट्रम में। क्लियर? तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस थी बोहर मॉडल की। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। तो बोहर मॉडल की कुछ आपके शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं? फर्स्ट है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल यानी कि दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, उनके जो स्पेक्ट्रम है उनको एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सेकेंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जो बोहर्स मॉडल है दैट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। अब थ्री डायमेंशनल मॉडल, अब आपको पता है बोहर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि ये क्या कहता है, ये एक तरफ से फ्लैट मॉडल दे रहा है एटम का, लेकिन हमें पता है कि जो एटम है दैट इज़ थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो बोहर के अकॉर्डिंग फ्लैट था, तो ये जो है इसकी लिमिटेशन रहेगी दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट क्या है, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम स्टडी करें लाइंस की स्प्लिटिंग तो उसको हम जो है जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट कि किस तरह से आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है स्प्लिट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, इसको बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एंड लास्टली इट कैन नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली कंसेप्ट और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अभी आगे हम करेंगे। डी ब्रोगली कंसेप्ट ने ड्यूअल नेचर कह दिया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसकी पार्टिकल नेचर भी है, ड्यूअल मीन्स डबल, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी, जबकि बोहर मॉडल जो है वो पार्टिकल नेचर ही कंसीडर करके चला था। देन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बोहर ने ये कहा कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। जब फिक्स में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एनर्जी भी फिक्स है, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स है, आप इन सब चीज़ों को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जबकि हेजनबर्ग ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोजीशन है, मोमेंटम है, आप उसको साइमल्टेनियसली इकट्ठा जो है मेज़र नहीं कर सकते, देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। तो वो जो आपका है यहाँ पर भी बोहर मॉडल आपका जो है वो फेल हो गया, ठीक है। तो बाकी डी ब्रोगली कंसेप्ट और जब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल। Thanks for watching the video. Thank you.